नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, आज हमने अपने यूट्यूब चैनल पर सीटेट की जो ईवीएस की पेडालॉजी आती है, उसका हमने फर्स्ट वीडियो कवर कर लिया था कुछ घंटों पहले। और आज हम उसी दिन पर ईवीएस का जो सेकंड पार्ट रह जा रहा है, उसको हम कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, इन दोनों पार्टों का जो भी मटेरियल है वो मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर देता, लेकिन मेरे पास अभी कुछ असुविधाएं हैं, लैपटॉप वगैरह की लैग है, कमी है। इस कारण मैं ये सभी चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि फिर फ़ोन एक्सेस नहीं करता है किसी चीज़ को और सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस नहीं करता है। ठीक है, तो जो पेडागोजी की वीडियो है, इसको मैं दो पार्टों में तोड़ तोड़ करके आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। और देखते हैं, हो सकता है दूसरी वीडियो में ये पेडागोजी की क्लास कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं कंप्लीट हो पाएगी तो दोस्तों, आज ही या कल तक आप लोगों को ईवीएस की ये थर्ड वीडियो भी कंप्लीट मिल जाएगी, जिसमें आपकी पूरी 3 या 4 वीडियो में ईवीएस की पूरी पेडागोजी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो 2-3 वीडियो के बाद में यदि पेडागोजी की कोई पॉइंट छूट रहे हैं तो आप लोग कमेंट में बताना, मैं उनको 5वीं वीडियो में भी कंप्लीट करके दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये आप लोगों के रिकमेंडेशन पर आधारित रहेगा नेक्स्ट वीडियो हमारा। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। जैसा कि यहाँ तक दोस्तों हो चुका था हमारी पिछली वीडियो में, यहाँ तक हो चुका था एनसीईआरटी के जो और पेडागोजी के महत्वपूर्ण बिंदु थे, ये हमने आप लोगों को बता दिया था कि ये जो 6 थीम आते हैं, ये बच्चों में जो ईवीएस में जो 6 थीम आते हैं वो किस लिए आते हैं, क्यों दिए हैं पाठों की जगह पे एनसीईआरटी ने थीम्स क्यों दिए हैं। तो इसमें ये यही था कि बच्चों की अंतः समझ को और अधिक विकसित करने के लिए, गहन बनाने के लिए ईवीएस ने पाठों की जगह थीम्स दिए हैं। थीम्स का मतलब ही दोस्तों होता है कि चित्रण किसी चीज़ को बच्चा एनसीईआरटी ने सोचा। हम सब जानते हैं कि बच्चा देखकर किसी चीज़ को अच्छे से सीखता है। हम किसी मूवी को देखते हैं तो हमको उसकी सारी सीनें याद रह जाती हैं, बट हम किसी कहानी को अगर पढ़ते हैं तो हमको याद क्यों नहीं रहता है। हम किसी का इतिहास पढ़ते हैं तो हमको याद क्यों नहीं रहता। इसीलिए दोस्तों, क्योंकि उसको हम लर्न करते हैं अल्फ़ाबेट्स के रूप में, बट हमारे में जो माइंड होता है वो इमेज को जल्दी एक्सेप्ट करता है। और जो पिक्चर्स मूवी होती हैं ये इमेज में होती हैं, वो उनको माइंड जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए वो ज़्यादा लंबे समय तक रुकती हैं। तो एनसीईआरटी ने भी सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो पाठ लेसन होते हैं हमको याद करने में दिक्कत होती थी कि पाठ का ये फला फला नाम है, याद ही नहीं होते थे। अब हम किसी पाठ का अगर इमेज देख लें कि अच्छा ये पाठ होगा, तो उसको जल्दी याद रहता है कि ये 5 फोटो हैं, 5 ये पार्ट हैं। तो इस कारण ये अंतः समझ को गहन बनाने के लिए ईवीएस ने जो लेसन दिए जाते थे उनकी जगह पे थीम्स दे दिए हैं। मान लो 6 लेसन है, उसकी जगह पे 6 थीम दे दिए हैं। ठीक, तो देखते हैं। एनसीईआरटी कहता है कि कक्षा में लिंग पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। लिंग पूर्वाग्रह सीटेट जैसे एग्जाम या कहीं पर भी बच्चे के जो भी सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में ही जाना है, नकारात्मक में नहीं जाना है। अगर अच्छे आपको नंबर गेन करने हैं तो बच्चे के सकारात्मक पक्ष में जाना है। कहीं पर बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए, कहीं पर बच्चे की हानि नहीं होनी चाहिए। कक्षा में बच्चे को परेशान नहीं होना चाहिए, लिंग पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। लिंग, धर्म, जाति आदि के आधार पर शिक्षक बालकों का कोई विभेदन नहीं करेगा। अब देख लेते हैं इसकी हेडिंग्स। एनसीईआरटी कहता है कि कक्षा में लिंग पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। ये भी बात सही है, लड़का लड़की में कोई विभेद नहीं होना चाहिए, चाहे वो थर्ड पार्टी का हो चाहे किसी भी लिंग का हो, उसमें लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या कहता है, लिंग, धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर कोई मातृभाषा लेकर आया, किसी की टूटी फूटी भाषा है तो उसका भी आप कक्षा में स्वीकार करेंगे, ना कि उसको नकारेंगे। नकारना नहीं है कक्षा में। और कोई आपके दोस्त का लड़का है या आपके किसी का, जैसे दोस्त का लड़का हो या कोई ना दोस्त का लड़का हो, तो ऐसा नहीं है कि आप उससे भेदभाव रखेंगे। नहीं, कक्षा में आप सभी को एक समान करेंगे। और अमीरी गरीबी को कक्षा में बढ़ावा नहीं देंगे। ये नहीं कि ये गरीब का बच्चा है तो इसको सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं और कक्षा में उसको नकारेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, अमीरी गरीबी को कक्षा में बढ़ावा नहीं देना चाहिए। स्कूल में सभी विद्यार्थी समान होते हैं। इसी समानता को लेकर दोस्तों स्कूल में यूनिफॉर्म चलाई जाती है। आप लोग देखते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म होती है, इसी के लिए यूनिफॉर्म चलाई जाती है ताकि कोई भेदभाव ना हो। वहाँ पे सारे बच्चे, चाहे बड़े घर का हो चाहे छोटे घर का हो, सभी एक जैसी यूनिफॉर्म आते हैं। वहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं दिखता है। ठीक है, तो फिर क्या दोस्तों, बच्चे का क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। बच्चे का मूल्यांकन कैसा करना चाहिए, बच्चे का मूल्यांकन सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए। ये सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। और बच्चे का मूल्यांकन कैसे कब होगा, बच्चे के एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशन करवाना चाहिए। वो बच्चे आपस में ही ग्रुप डिस्कशन करें।
ठीक है। प्रश्न एक दूसरे से पूछें, आप बच्चों से प्रश्न पूछें, इस तरीके से ही तो उनका आकलन होगा, अवलोकन होगा। जिस तरीके से बच्चे से प्रश्न प्रश्न पूछे, पहले तो सिखाओगे अपने टीचिंग मेथड्स के द्वारा जो कुछ भी बच्चों को सिखाओगे, फिर उसका आकलन करोगे, फिर ईयरली या जो भी जितना समय होता है उसका मूल्यांकन करोगे। उसमें क्या होता है, बच्चों को ग्रुप डिस्कशन वगैरह ये सब कुछ और प्रश्न पूछकर ये सब करवाया जाता है। ठीक, ये सब आपको करवाने होते हैं। और ये जो भी नियम होते हैं, ये सारे बच्चों पर अप्लाई करने होते हैं। ये बच्चों में ग्रुप डिस्कशन करवाना चाहिए, समूह में बैठकर चर्चा करें बच्चे। ठीक है, आगे क्या आते हैं, एनसीएफ की क्या रिकमेंड है, क्या रिकमेंड करता है एनसीएफ रिकमेंड करता है कि बच्चे की स्कूली शिक्षा को उनके स्कूल के बाहरी दुनिया से जोड़ दी जाए। मतलब ये है कि बच्चा अगर जो कुछ भी स्कूल में सीखता है, तो उसका ये नहीं है कि वो बस स्कूल तक ही सीखा और स्कूल में ही आके उस चीज़ का यूज हो, उस चीज़ का प्रयोग करे। बाहरी दुनिया में उसका कोई मतलब ही ना हो, उसका कोई अस्तित्व नहीं ना हो। ऐसी चीज़ें कक्षा में सीख कर जाए जो कहीं उसकी बाहर यूज ही ना हो, फिर पुनः आके कक्षा में सीखता है, तो इससे बच्चे का विकास नहीं होगा, ना संज्ञानात्मक विकास होगा और ना ही सामाजिक विकास उसका होगा, क्योंकि वो समाज में जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं उनको सीख ही नहीं पा रहा है। वहाँ पे स्कूल में सिखा रहे हैं ऐसी चीज़ें जो केवल स्कूल तक ही सीमित हैं। तो ऐसा नहीं करना है, रिकमेंड ये एनसीएफ यही कहता है। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो क्या कहता है ये कि बच्चे को ऐसी शिक्षा दो, ऐसी चीज़ें बताओ कि वो दैनिक जीवन में भी प्रयोग होते हैं, तो वो परमानेंट उसको लगातार करते करते कंटिन्यूस करते करते उनको अच्छे से सीख जाएगा। ठीक, कंटिन्यूस सीखता रहेगा बच्चा अगर उसके स्कूली ज्ञान को बाहरी ज्ञान को स्कूली ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ दिया जाए। ठीक है, बाहरी ज्ञान से जोड़ दिया जाए। तो आगे देखते हैं और क्या कहता है एनसीएफ ये कह रहा है कि बच्चों के घर तथा स्कूल का माहौल समान होना चाहिए। मतलब बच्चे को लगना चाहिए कि हम घर में नहीं, बच्चे को नहीं ऐसा लगना चाहिए कि नहीं हम स्कूल से घर आ गए हैं या स्कूल में से घर में हैं। उसका माहौल और वातावरण इस तरीके से क्रिएट कर देना चाहिए ताकि वो एक जैसा माहौल फील करे। ये नहीं स्कूल में बच्चा आता है तो आपको कक्षा में किसी शिक्षक को डरता है, डर का माहौल बना रहता है, या उसको ऐसा फील होता है कि नहीं हम यहाँ पे फर्स्ट्रेट करे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चे को वैसा ही वातावरण दीजिए स्कूल में जैसे कि वो अपने घर फील करता है, ना डरता है किसी से और ना कुछ, आराम से स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बातें कहता है। अगर वहीं आप स्कूल में माहौल देंगे तो अच्छे से वो सीख पाएगा। एनसीएफ ये कहता है। फिर एनसीएफ रटने, यहाँ पे सॉरी दोस्तों काट देना, यहाँ पे है रटने, मतलब रटने व किताबी ज्ञान को बढ़ावा नहीं देता। एनसीपी ये नहीं कहता है कि किसी चीज़ को बार बार रटाकर याद कराया जाए बच्चों को, और या तो किताबी ज्ञान को, बुकिश नॉलेज जो होती है उसको नहीं बढ़ावा देता। ये नहीं कि किताब की हूबहू बातें छपी हैं उस वहीं छाप लो, आप वहीं पढ़ लो और वहीं टेस्ट में देख रहा हो। वो ये कह रहा है कि बच्चे इस तरीके से पढ़ें कि वो जैसे जैसे पैराफ्रेजिंग क्या होता है कि किसी सीखी हुई बात को अपने अपने शब्दों में कहना, बट उसका जो सारांश है, आंसर है उसका, वो नहीं बदलना चाहिए। तो इसी तरीके से ये भी एनसीएफ कहता है कि बच्चे को ऐसा पढ़ाओ, ऐसा सिखाओ कि वो अपने आप को दुनिया के सामने तर्क शक्ति के सहित प्रस्तुत कर सके। ऐसा नहीं कि किताबी ज्ञान को ही वो दुनिया के सामने प्रस्तुत करे या कुछ कह ही ना सके, उसका ज्ञान केवल किताबों तक ही सीमित रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कह रहा है कि किताबी ज्ञान को नहीं बढ़ावा देना चाहिए, रटंत विद्या को नहीं बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, बच्चों को देख कर ऐसा सिखाओगे ताकि बच्चे उसका प्रयोग अपने आप इन फ्यूचर अपने भविष्य में कर सकें। ठीक है, पाठ्य पुस्तक यानी ऐसी होनी चाहिए जो रटने, यहाँ पर भी रटने हैं दोस्तों, रटने की प्रक्रिया को हताश करे, ना कि बढ़ावा दे। मतलब पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जो रटने को ना पड़े। जैसे एनसीईआरटी की अब कोई भी बुक देखो आप उठा के, तो उसको ऐसे पढ़ते चले जाओगे कि उसमें ऐसा नहीं लगेगा कोई टिपिकल चीज़ पड़ी हुई है। बहुत ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो हमको समझ में नहीं आ रही या बहुत कठिन कठिन है, इनको रटना पड़ेगा। ऐसी कोई चीज़ें एनसीईआरटी की बुक में अब नहीं देते हैं, क्योंकि वो यही कहते हैं कि रटने की जो प्रणाली है इसको बिल्कुल इससे मुक्त बच्चे को किया जाए। एनसीईआरटी बाल केंद्रित शिक्षा पूरी तरह से बल देता है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है बच्चे को सेंटर में रखकर सारी सुविधाएं दी जाएँ, सारी शिक्षा दी जाए कि बच्चा किस तरीके से सीख सकता है, बच्चा किस तरीके का इसका स्वभाव है। बच्चा इसीलिए टीचिंग मेथड्स प्रयोग किए जाते हैं कि बच्चा किस विधि से जल्दी सीखता है, प्रोजेक्ट विधि से या डायरेक्ट मेथड से, किस विधि से बच्चा जल्दी सीखता है। जिस विधि से बच्चा जल्दी सीखता है वहीं विधि बच्चे पे प्रयोग की जाए। यही एनसीईआरटी कहता है, बच्चे को केंद्र में रखकर, उसके मतलब बच्चा केंद्र में हो और शिक्षक उसके आसोपास जो भी उसका वातावरण पर्यावरण है या जो भी माहौल है उसका उस तरीके से क्रिएट करके बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा दें। और एनसीईआरटी विभेदीकरण को बढ़ावा नहीं देता है, विभेदीकरण को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, विभेदीकरण मतलब लिंग पूर्वाग्रह या बच्चे लड़का लड़की या अमीर गरीब या धर्म जाति या भाषा के आधार पर कोई सी तरीका का भेदभाव नहीं होता। इस तरीके का ये ईवीएस कहता है, वो एनसीईआरटी कहता है दोस्तों। ठीक, आगे देखते हैं ईवीएस के एकीकृत अधिगम क्या होता है, इंटीग्रेटिंग लर्निंग जिसको कहते हैं।
इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या होती है दोस्तों? एकीकृत अधिगम। ठीक है, एकीकृत का मतलब ये दोस्तों कई लोगों का या समूह में सीखना, या डिसेबल्ड बच्चे, सामान्य बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रन, सारे प्रकार के बच्चे एक साथ सीखें, उसको कहते हैं एकीकृत अधिगम। या कई विषयों को एक ही सब्जेक्ट के रूप में पढ़ लेना एकीकृत अधिगम कहलाता है। जैसे क्या है, ईवीएस के अंदर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण तीनों विषयों को जोड़कर एक साथ पढ़ना एकीकृत अधिगम कहलाता है। जैसे एक सब्जेक्ट कोई आपके पास हुआ, आपने उसमें क्या पढ़ा? एक सब्जेक्ट हुआ, जैसे एक सब्जेक्ट के अंदर ऐसे सब्जेक्ट जैसे 5 किलो सेव की बात करो तो 5 क्या हो गया? 5 तो गणित का हो गया, और किलो क्या हो गया? ये फिजिक्स का मान लो हो गई यूनिट, और ग्राम जो 5 किलोग्राम, और सेव क्या हो गया? ये एक पर्यावरण या किसी का भी पार्ट मान लो। तो इसमें क्या होगा? 3-4 विषय सारे सब्जेक्ट, ये प्राइमरी लेवल पे एनसीईआरटी ने इसी लेवल को बढ़ावा दिया है। इसी को बढ़ावा दिया है कि उसमें जो है ईवीएस की बुक होती है, लेकिन उस अदर्स बुकें नहीं होती हैं कई, क्योंकि उनमें गणित की भाषा को एक ही में मैच करवा के पढ़ा दिया जाता है। कि जैसे अगर गणित पढ़ाना है, ईवीएस पढ़ाना है, तो उसमें एक ही चीज़ में मिला के पढ़ा दिया जाता है। जैसे 5 किलो सेव, तो इसमें गणित भी आ जाएगी और इसमें ईवीएस भी आ जाएगी। इस तरीके से पढ़ाया जाता है बालकों को। ठीक है, अब ईवीएस के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण और तीनों विषयों को, जैसे विज्ञान को पढ़ाया ईवीएस के अंदर, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण तीनों को विषयों को एक ही में जोड़ के पढ़ा दिया जाता है। उसको क्या कहते हैं? एकीकृत अधिगम कहते हैं। एकीकृत अधिगम को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, ऐसा ना लगे बच्चा कि हम अलग पढ़ रहे हैं, मैथ अलग पढ़ रहे हैं, साइंस अलग पढ़ रहे हैं, फिजिक्स अलग पढ़ रहे हैं, सभी अलग पढ़ रहे हैं। छोटे क्लासों में जिसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल पे, इसमें बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए हम अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा समझता ही नहीं कि ये अलग अलग चीज़ें, वो सबको एक जैसा मानता है। तो क्यों ना हमको एक जैसा मानकर ही उसको सिखाया जाए, इसलिए एनसीईआरटी इस चीज़ को, एकीकृत अधिगम को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो बच्चा ईवीएस के अंदर सभी विषयों, तीनों विषयों को एक ही नज़र से देखना, ना कि अलग अलग विषय के रूप में। बच्चा तीनों विषयों को ईवीएस का हिस्सा बताता है। उसको यही लगता है कि बस सेव है तो ये ईवीएस का पार्ट है, एक सेव है ये ईवीएस का पार्ट है। ये नहीं कहता है कि ये एक है तो एक गणित का है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं वो समझता। तीसरी और चौथी 5वीं कक्षा में ईवीएस को कंसेप्ट समान होते हैं, इसमें सारे कॉन्सेप्ट समान होते हैं। ठीक है, तीनों विषय ईवीएस के अंतर्गत होते, बाद में अलग होते हैं। प्राइमरी लेवल पर सारे विषय बच्चों के एक ही में होते हैं, और जो प्राइमरी स्तर पर तीनों विषय होते हैं, तीनों का मतलब ये विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण, तीनों ये एक ही में होते हैं। ठीक है, तीनों विषय एक ही में होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। प्राइमरी लेवल पर तीनों विषय एक ही होते हैं, एक ही में होते हैं, अलग अलग नहीं होते। ये अलग बाद में होते हैं जाके, जैसे प्राइमरी लेवल 1 से लगा के कक्षा 5 तक होता है, इसमें सारे विषय ये तीनों एक ही में होते हैं, बट बाद में अलग हो जाते हैं। ये कक्षा 6 से अलग हो जाते हैं, सारे सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। कक्षा 1 व 2 में ईवीएस की कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती है, मतलब इसमें ईवीएस की कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती है, क्योंकि ईवीएस के मुद्दों को गणित की भाषा के साथ पढ़ाया जाता है। जैसे राम ने कितने सेब खरीदे, अब यहाँ पे देख लीजिए, राम ने कितने सेब खरीदे, तो यहाँ पे क्या है? राम भी हो गया, सेब भी हो गए, और खरीदे, मतलब ये गणित की भाषा इसमें आ गई। ठीक है, तो इसमें ईवीएस की कोई किताब नहीं होती है, वो ईवीएस की कोई किताब नहीं होती है, और गणित की भाषा के साथ पढ़ाया जाता है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, आप देख लेते हैं, बच्चों के बोझ को कम करना, मतलब एनसीएफ, यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं दोस्तों, एनसीएफ कर लेना एक बार आप लोग। एनसीएफ है यहाँ पे, एनसीएफ, एनसीएफ रिपोर्ट 2000, एनसीएफ रिपोर्ट जो आई 1999, जो प्रोफेसर यशपाल के द्वारा दी गई। इसमें शिक्षा बिना बोझ के सिद्धांत पर जोर दिया गया। इसमें बताया गया कि बच्चे का जो भी बस्ता होता है, जो बोझ होता है या सिलेबस जो भी होता है, उसको कम करके बच्चा स्कूल इस तरीके से आए कि उसको लगे ना कि हम पे कोई बोझ है, चाहे बस्ते का बोझ हो, चाहे उसके सिलेबस का बोझ हो, चाहे किताबों का बोझ हो, या किसी प्रेशर का बोझ हो। उसको यह ना लगे कि हम किसी प्रेशर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। बिना बोझ के शिक्षा होनी चाहिए, तभी बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। किसी प्रकार का डिप्रेशन या किसी प्रकार का बोझ होने से बच्चे नहीं सीख पाते हैं। इसका सख्त विरोध किया प्रोफेसर यशपाल ने। उन्होंने अपने एनसीएफ जो रिपोर्ट दी 1999, उसी में सीधे कहा कि बच्चे को बिना बोझ के शिक्षा देनी चाहिए, बच्चे पे कोई बोझ नहीं होना चाहिए। ठीक, उसका उनका नियम फिर लागू हुआ। और क्या हुआ, बच्चे के बोझ को कम करने के लिए उनके दैनिक जीवन में समय समय पर टाइम टेबल को चेंज करना चाहिए। बच्चे को बोझ को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? शिक्षक को चाहिए कि बच्चे को ऐसा वातावरण दें, ऐसा जो माहौल दें कि उसको लगे ना कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में या बहुत ज़्यादा हमको इरिटेशन हो रही है। आराम से वो बच्चा सीख सके, वो जब चाहता है, उसका जब मन हो सीखने का, उसको तभी उसको अच्छे से सिखाया जा सके। ये नहीं कि बच्चे को प्रेशर में डालकर उसका जो भी है
प्रेशर में डालकर उसको सिखाया जाए तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, किसी तरीके से बच्चा सीख नहीं पाएगा। ठीक है, उसको समय को जो भी है लचीला बनाना चाहिए। लचीले का मतलब ये है कि उसका समय ऐसा होना चाहिए कि नहीं आज 7 बजे गणित है तो आज 7 बजे तुमको गणित पढ़नी है, उसका मन नहीं है गणित पढ़ने का या कुछ भी करने का, उस समय दूसरी चीज़ करने का मन है, तो उसको आप ज़बरदस्ती अगर उस चीज़ को पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं, तो वो बच्चा नहीं सीख पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो क्या होता है, इन सभी चीज़ों को चेंज करनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी इनमें लानी चाहिए कि हाँ किसी तरीके से उसको इंटरेस्ट जगाना चाहिए कि इस चीज़ को अगर पढ़ाएंगे तो इसमें इंटरेस्ट आएगा, तो बच्चा इंटरेस्ट जब बच्चे में इंटरेस्ट जगेगा तो वो सीखने के लिए और प्रेरित होगा। ठीक है, तो वो जल्दी सीखने की कोशिश करेगा, इससे बच्चे अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, समय समय पर टाइम टेबल को लचीला बनाना चाहिए और जो भी नियम बनाए गए हों वो ऐसे नियम होने चाहिए कि बच्चे को लगे ना कि ये नियम हैं बहुत हार्ड हैं, उनको बच्चे को केंद्र में रखकर ही सारे नियम बनाए गए हों। बच्चों को उच्च चिंतन वाले छोटे समूहों में अनुभव वाले गतिविधियों के अवसर देने चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चे को कोई चीज़ अगर पूर्व में सिखाई है तो बच्चे वो उसी सीखी हुई बातों को अपने समान बच्चों के समान एज के बच्चों में ग्रुप डिस्कशन कर सकें या अपने माता पिता से या आपसे किसी प्रकार से निसंकोच बेझिझक किसी बात का डिस्कशन कर सके, ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तक ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मार कि बहुत बच्चे को रटना पड़े, उसमें कई चीज़ों को समझ में नहीं आ रही रटना पड़े, बार बार पढ़ना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चे को बाल के केंद्रित का मतलब है कि बच्चे को केंद्र में रखकर ही पुस्तकों का निर्माण किया गया हो। ठीक है, अब ईवीएस से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं जो ईवीएस में दिए गए हैं बिंदु, उन बिंदुओं को हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। असम के बच्चे रस्सी असम के बच्चे यहाँ पे 5 नहीं दोस्तों, यहाँ पे बाँस है, यहाँ पे बाँस है, बाँस होता है दोस्तों। असम के बच्चे बांस तथा रस्सी के पुल बनाकर स्कूल जाते हैं। असम में जैसे बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पे पानी कहीं कहीं जगहों पे भरा होता है, जैसे स्कूल उधर है और इधर गांव है, तो बीच में अगर कहीं नाली या नदी पुल जैसा कुछ पड़ा तो उसमें कैसे पुल बने होते हैं, रस्सी और बांस के पुल बने होते हैं जिसको लांघकर बच्चे स्कूल जाते हैं। बिहू का त्यौहार चावल की नई फसल के लिए असम में मनाया जाता है। माघ बिहू का त्यौहार होता है दोस्तों, ये असम में मनाया जाता है चावल की नई फसल के लिए। माघ बिहू त्यौहार कब मनाया जाता है, 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट हैं ये दोस्तों, आते हैं एक एक नंबर के, इनको आप लर्न करते रहिए। ठीक है, ये देखो इस तरीके का होता है जो बांस बनते हैं बेला घर, असम के लोग बेला घर बनाते हैं, वो इस तरीके के होते हैं। एक बार देख लीजिए आप, बेला घर इस तरीके के होते हैं बेला घर। ठीक है, ये इसमें जो पतले पतले आपको लगे दिख रहे हैं ये बांस लगे हुए हैं, ये सारे बांस लगे हुए हैं, ये जो खींची लाइनें हैं ये सारे बांस हैं। ये ऊपर भी एक बांस है, इसी पर ही ये जो भी तंबू जैसा ताना गया है ये सब है। ठीक है, इसमें देख लीजिए असम के लोग बांस का भेला घर बनाते हैं। आप क्वेश्चन में दे देंगे, जैसे क्वेश्चन में देते हैं सीएटीटी जैसे एग्जाम में क्या देते हैं कि भेला घर कहाँ बनाए जाते हैं, किन लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, सीधा आपको आंसर रहेगा बांस के घर। भेला घर काहे के बने होते हैं, बांस के बने होते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं, असम में बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटना भी पड़ सकता है, तो ऐसी चीज़ें जल्दी जल्दी शिफ्ट हो सकती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अब लद्दाख के बच्चे स्कूल जाने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सामान्य क्षेत्रों में स्कूल जाने के लिए पानी के ऊपर सीमेंट का पुल पुल यहाँ पे पुल नहीं पुल है दोस्तों, सीमेंट का पुल बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। केरल की छोटी नाव जिसको वेलम कहते हैं, केरल में एक नई नाव पाई जाती है जो नदी या नाले में चलाने के लिए होती है, उसमें क्या कहते हैं, उसको वेलम कहते हैं। केरल में जो नाव पाई जाती है उसको वेलम कहते हैं। ठीक है, उसको वेलम कहा जाता है। केमल कार्ट मतलब जो केमल कार्ट का मतलब जो ऊँट गाड़ी जिससे हमारे यहाँ बैलगाड़ी चलती हैं उस तरीके से उसमें जो एक ऊँट होता है उसमें उस गाड़ी को ले जाता है तो उसको क्या कहते हैं, केमल कार्ट। और हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ रखा है कि राजस्थान का या रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहते हैं। और राजस्थान में क्या होता है, रेगिस्तान। रेगिस्तान होता है तो वहाँ क्या पाया जाएगा, ऊँट पाया जाएगा। और ऊँट जब पाया जाएगा सबसे ज़्यादा तो वो वहाँ पे काम भी करता होगा, तो वहाँ गाड़ियाँ खींचता है तो उसको उसी को क्या कहते हैं, केमल कार्ट कहते हैं। जो ऊँट के द्वारा गाड़ियाँ खींची जाती हैं उनको केमल कार्ट कहते हैं। फिर बैलगाड़ी समतल स्थानों पर चलाई जाती है, समतल जगहों पर चलाई जाती है। जैसे जो बैल वगैरह होते हैं वो गाड़ी को खींचते हैं, जैसे बैलगाड़ी हम लोगों ने गाँव में देखी, वो समतल जगहों पर चलाई जाती हैं, ऊँच नीच वाली जगहों पर नहीं चलाई जाती हैं। पहाड़ियों के टेढ़े मेढ़े रास्ते उत्तराखंड में मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं कई जगह, तो पत्थर के काट करके टेढ़ी मेढ़ी जो भी रास्ते बनाए गए हैं। तो पहाड़ियों के बीच टेढ़े मेढ़े रास्ते कहाँ मिलेंगे, टेढ़े मेढ़े रास्ते कहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड में। पक्षियों की आंखें उनके सिर में होती हैं, आपने पक्षियों को देखा होगा तो उनकी आंखें सिर में होती हैं। हम लोगों की आंखें जैसे सामने की तरफ होती हैं, उनकी सामने की तरफ नहीं होती, उनके सिर में होती हैं, साइड को दोनों राइट और लेफ्ट करके होती हैं। ठीक है, और इनके कान जो होते हैं दिखाई नहीं पड़ते हम लोगों को, देखो, और ढके रहते हैं। तो और जो जिन पक्षियों के या जो भी जीवों के कान बाहर की तरफ होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान अंदर की तरफ होते हैं वो अंडे देते हैं। इस बात को आप याद रखना। ठीक है, छिपकली तथा मगरमच्छ के कान अंदर की तरफ होते हैं। छिपकली के कान हमको नहीं दिखाई देते, मगरमच्छ के कान भी इसी तरीके से नहीं देखता क्योंकि इनके कान अंदर की तरफ होते हैं, केवल छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं, बस अंदर की तरफ होते हैं। एक एक पॉइंट पॉइंट आप याद करके रखना।
जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चा देते हैं। देखा यहाँ पे लिखा भी हुआ कि जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चा देते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर नहीं होते वो अंडे देते हैं। जैसे सांप के कान बाहर होते हैं, नहीं होते हैं, तो वो क्या देता है? अंडा देता है। छिपकली है, इसके कान बाहर होते हैं, नहीं होते हैं, तो वो क्या देता होगा? अंडे देता होगा। अब जैसे हाथी है, हाथी के कान बाहर होते हैं तो क्या अंडे देता होगा? नहीं, वो बच्चे देता है। जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, शेर बाघ, ये जो जितने भी हो गए, ये सारे जितने जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देने वाले जानवर जंतु जीव होते हैं। ठीक है। फेरी एक प्रकार की नाव है जो केरल में प्रयोग की जाती है या यूज की जाती है। फेरी जो केरल में नाव यूज की जाती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है फेरी। फेरी नामक पूछ देगा, फेरी एक नाव, एक प्रकार की नाव है, वो कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि केरल में। ठीक। अब एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे ट्रेन टिकट है, ट्रेन के टिकट पे आपको क्या क्या लिखा होगा मिलेगा, ये पता होना चाहिए। एनसीईआरटी ने जैसा पूछ रखा है वैसा हम लोगों को बताना पड़ता है, और आपको वैसा ही सीटेट के एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है। ठीक है। क्या होता है यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है? जैसे ट्रेन का टिकट लोगे तो ट्रेन के टिकट पे क्या होगा? ट्रेन नंबर होगा, आगमन तथा प्रस्थान गाड़ी का नंबर होगा, बर्थ एंड कोच नंबर होगा, टिकट का मूल्य लिखा होगा और दूरी किलोमीटर में लिखी हुई। ये सभी चीज़ें ट्रेन के टिकट पे आपको मिलेंगी। ठीक है। जैसे ट्रेन का नंबर भी मिलेगा, आगमन कहाँ से गाड़ी कहाँ तक जा रही है ये मिलेगा, कितने किलोमीटर जा रही जाएगी ये भी लिखेगा, बर्थ और कोच मतलब डिब्बे का नंबर भी लिखेगा, सब कुछ लिखा रहता है, बर्थ नंबर लिखा, टिकट का मूल्य भी लिखा रहेगा कि आप यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं तो कितने रुपये का ये टिकट है, दूरी भी किलोमीटर में दे रखे होंगे कि यहाँ से वहाँ तक की जो टिकट ले रहे हैं इसकी दूरी कितनी है। ये सारी चीज़ें जो रेलगाड़ी का टिकट होता है उस पर लिखी रहती हैं। ठीक है। अब दोस्तों जल्दी से हम डिस्कशन कर लेते हैं कर्णम मल्लेश्वरी का। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? ये कहाँ के रहने वाली हैं? ये कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, और इन्होंने क्या किया था? ये एक वेट लिफ्टर मतलब भारोत्तोलक हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में देख लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? ये इनके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पिता एक हवलदार जिसको कांस्टेबल कहते हैं, कांस्टेबल हैं। इनकी 4 बहनें हैं। ये एक भारोत्तोलक हैं, यानी ये वजन उठाती हैं। ठीक है। ये इंडिया की रहने वाली हैं, और इंडिया तो जानते हैं कि दोस्तों इंडिया में ही आंध्र प्रदेश पड़ता है। ये 130 किलो तक वजन उठा सकती हैं। इन्होंने अधिकतम 130 किलो तक वजन उठाया है। इन्होंने 30 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मेडल दोस्तों 30 मेडल इन्होंने इंटरनेशनल मेडल जीत लिए हैं। ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण भी पॉइंट भी देख लेते हैं जो सीटेट जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कुछ फूल जैसे मैरीगोल्ड, जेनिया का प्रयोग कपड़ों की रंगाई के लिए किया जाता है। कुछ फूल जैसे कौन कौन से फूल? यहाँ पे देख लीजिए। कुछ फूल जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैरीगोल्ड यानी गेंदा, जेनिया का फूल कपड़ों की रंगाई में किया जाता है, कलर को डाई करने के लिए किया जाता है। जैसे कपड़ों की रंगाई की जाती है, जैसे कपड़ों का रंग उड़ जाता है तो कपड़ों की रंगाई के लिए क्या किया जाता है? गोल्ड, मैरीगोल्ड और जेनिया जैसे फूलों का जो कलर होता है उनसे जो भी उसमें रसायन मिला के जो भी होता है कपड़ों की रंगाई में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक। फिर देखते हैं फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, ये बात आप याद रखेंगे कि फूलों की घाटी जो है ये देखो उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फूलों की घाटी बनी हुई है, ये जो पहाड़ हैं इधर उधर ये पहाड़ हैं, और ये जो फूल हैं यहाँ पे फूल उगाते हैं कुछ समय पर ही। कुछ ऐसे फूल होते हैं कुछ समय पर ही दिखाई देते हैं, हमेशा नहीं दिखाई देते हैं। तो फूलों की घाटी कहाँ पर है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। मैंने घाट इसको डार्क कर दिया था। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अब आगे बढ़ते हैं। मधुबनी की पेंटिंग जो भी है, मधुबनी पेंटिंग का नाम बिहार के ज़िला मधुबनी के नाम पर पड़ा है। बिहार का कौन सा ज़िला है? बिहार का जो मधुबनी ज़िला है वहाँ की पेंटिंग जो है बहुत मशहूर है। चावल के चूर्ण में रंग मिलाकर बनाई जाती है वहाँ। और मधुबनी पेंटिंग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? बिहार का एक ज़िला है मधुबनी, वहाँ ये पेंटिंग बनाई जाती है। उसी ज़िले के नाम पर इसका नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। मधुबनी पेंटिंग का नाम बिहार के ज़िला मधुबनी के नाम पर पड़ा है। यह एक लोक कला है। यह पेंटिंग चावल के चूर्ण में रंग मिलाकर बनाई जाती है। क्या होता है? चावल के चूर्ण में रंग मिलाकर बनाई जाती है। पेंटिंग में कलर मिलाने के लिए कुछ फूल, पेड़ पौधे, हल्दी व नील के कलर मिलाए जाते हैं। मतलब नील जो आती है उसका कलर मिलाया जाता है, हल्दी का भी कलर मिलाया जाता है, और फिर जो फूल होते हैं पेड़ पौधे के उनके रंग को भी दोस्तों यहाँ पे कलर देने के लिए, जो पेंटिंग का कलर है कलर देने के लिए उसमें मिलाए जाते हैं। ठीक है। और इससे पेंटिंग्स कौन कौन सी बनाई जाती हैं? पेंटिंग्स में क्या हो सकता है? मनुष्य की पेंटिंग हो सकती है, जानवर की पेंटिंग हो सकती है, पेड़, पक्षी, मछली और अन्य जानवरों की पेंटिंग, मतलब लगभग सभी प्रकार की पेंटिंग्स हो सकती हैं। इसमें सभी प्रकार की पेंटिंग्स इससे बनाई गई होती हैं। ठीक है। और फिर दोस्तों देख लेते हैं। बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। बेलवनिका नामक गांव कहाँ है? कर्नाटक में है। गीजूभाई बड़ेका एक थे बहुत प्रसिद्ध लेखक। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। गीजूभाई बड़ेका गुजरात के थे। ये याद रखना आप कहाँ के थे? ये गुजरात के थे। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। भारतीय रेबिन एक पक्षी है जो अपने अंडे सड़क के किनारे देता है। आपने देखा होगा कि ये एक सड़क के किनारे पत्थर के बीच में अंडे देता है पक्षी, उसको क्या कहते हैं? रेबिन पक्षी, जो भारतीय रेबिन पक्षी। ठीक। पक्षी अपने अंडे केवल
केवल पक्षी जो भी हैं अपने घोंसले केवल अंडे देने के लिए बनाते हैं। पक्षी जो भी अपने घोंसले बनाते हैं वो केवल अंडे देने के लिए बनाते हैं, रहते नहीं हैं घोंसले में। रहते हैं जब बच्चे उनके अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े निकल निकल आते हैं अंडों से, तो वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे घोंसला दिया हुआ है। क्या है इसमें देख लीजिए, ये यहाँ पे अंडे रखे हुए हैं और यहाँ पे पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाया है, बट इसमें रहेगा नहीं। जैसे इसके ये अंडे बच्चों में बदल जाएंगे और पक्षी यहाँ से उड़ जाएंगे अपने बच्चों के साथ में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोयल जो होती है अपने अंडे कौवा के घोंसले में देती है, ये अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती। और कौवा बेचारा इतना सीधा होता है, क्या करता है, कोयल के बच्चों अंडों को भी पालता है, अच्छे से देख रेख भी उनकी करता है ये कौवा। और कौवा कोयल के लिए घोंसला भी बनाता है। कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, पक्षियों की आंखें फिक्स होती हैं। फिक्स का मतलब ये जो आंखें होती हैं बिल्कुल फिक्स होती हैं, हम तुम आंखें इधर उधर घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे देख सकते हैं, बट पक्षी जो होते हैं अगर इधर उधर का देखना हो तो बिल्कुल पूरी गर्दन मुड़ाते हैं। ठीक है, पूरी गर्दन का मुंह करते हैं इधर उधर। अब देख लेते हैं, चील बाज गिद्ध आंखें मनुष्य की दृष्टि से 4 गुना अधिक देखती हैं। कैसे होती हैं, चील और बाज और गिद्ध, इनकी इन जानवरों की जो एज इन पक्षियों की जो आंखें होती हैं मनुष्य से 4 गुना अधिक देख लेती हैं। देखो आप लोगों कहते हैं कि चील सी निगाह, मतलब चील की निगाह बहुत तेज़ होती है, कहाँ बहुत दूर चील उड़ रही होती है और ज़मीन पे एकाएक आके झपक्का मार के किसी जानवर को या चूहे को उसको उठा ले जाती है। गिद्ध भी बहुत दूर ऊंचाई पर रहते थे, जैसे अब तो इंडिया में विलुप्त हो चुके हैं, लगभग लगभग क्या मान ही लो सारे विलुप्त हो चुके हैं, तो नहीं यहाँ गिद्ध देखने को मिलते हैं। वरना जब गिद्ध हुआ करते तो बहुत ऊंचाई पर रहते, तो उनको बहुत दूर का दिखा देता है। जैसे रामायण में जटायु युद्ध कह रहा था कि हम पर्वत पर बैठे, हमको यहाँ से सीता जी दिखाई दे रही हैं, जबकि बीच में 400 योजन का समुद्र था। वो कह रहा था हमको यहाँ से दिखाई दे, मतलब कितनी दूर से उसको दिखाई दे रहा था। मतलब जो भी ये बात चील बाज गिद्ध की आंखें जो होती है मनुष्य से 4 गुना अधिक देखती हैं। हम तुमको अगर यहाँ से किसी चीज़ को 4 किलोमीटर की दिखाई देती है तो इसका 4 गुना यानी 16 किलोमीटर की उसको चील गिद्ध बाज को दिखाई देगा। समझ लो कितना तेज उसको दूर का दिखाई देता है। ठीक है, चलो खैर अगली बात बढ़ते हैं। जिन पक्षियों को रात में दिखाई देता है वह काला और सफ़ेद रंग देख पाते हैं। जैसे कौन से पक्षी हैं वो, जैसे उल्लू है, चमगादड़ है, इनको क्या है, इनको रात में दिखाई देता है तो केवल 2 ही रंग देख पाते हैं। कौन कौन सा, काला और सफ़ेद। तो क्वेश्चन बनेगा कि काला और सफ़ेद कौन से पक्षी देख पाते हैं, तो दे देंगे रात्रिचर या दिन में देखने वाले। तो सीधे आपको लगाना है कि रात्रिचर, जो रात में जिनको दिखाई देना है देते हैं, जो पक्षी रात में विचरण करते हैं अधिकतर, जैसे चमगादड़ और उल्लू, तो इनको क्या होता है रात में दिखाई देता है और ये केवल 2 ही कलर देख पाते हैं, काला और सफ़ेद। नालामंदा, जो नालामंदा जिला है, ये प्रदेश है, वो जिला है आंध्र प्रदेश में स्थित है। सॉरी, प्रदेश नहीं है, ये जिला है, नालामंदा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के जिला पोचमपल्ली में स्थित है, जो सेंट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इन पॉइंटों को आप एक एक करके मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इन पॉइंटों को आप नोट डाउन कर लीजिए और याद रखना। ठीक है, हालाकुंडी गांव कर्नाटक में स्थित है। ठीक, हालाकुंडी में बच्चों की पंचायत, जो हालाकुंडी गांव में होता है, जो गांव होता है, ये कर्नाटक में स्थित है। यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो अपनी पंचायत बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, भीम संघ कहा जाता है। उनकी पंचायत को भीम संघ कहा जाता है। डेजर्ट आक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आक का पेड़ अपनी टहनियों में पानी स्टोर कर लेता है। जब वहाँ पानी की कमी हो जाती है ऑस्ट्रेलिया में या रेगिस्तान में भी ये पाया जाता है, ठीक है, रेगिस्तान में पाया जाता है, तो वहाँ ये क्या कर लेता है, इसकी जड़ें बहुत 130 किलोमीटर कुछ मीटर तक अंदर तक गई होती हैं। जितना ऊपर नहीं होता उससे कई गुना अंदर होता है, और वहाँ तक गई होती है जहाँ तक ज़मीन से पानी इसको मिलने लगता है। तो ये वहाँ से पानी खींच के अपनी टहनियों में स्टोर कर लेता है। और याद रहे कि इसको शायद कीड़े भी नहीं लगते हैं, और हाँ, खेजड़ी को कीड़े नहीं लगते, सॉरी। डेजर्ट आग जो होता है इसमें अपनी टहनियों में पानी स्टोर कर लेता है। जब वहाँ पानी की कमी हो जाती है तो लोग इसकी टहनियों में पतली पाइप डाल डाल करके पानी निकाल लेते हैं, जो यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रसिद्ध चीज़ें देख लेते हैं हम, कौन चीज़ कहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसे कुल्लू की साल, कुल्लू मनाली आपने सुना होगा कि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है, तो वहाँ की साल प्रसिद्ध है। मधुबनी बिहार में पड़ता है, इसकी पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध है। असम की सिल्क की साड़ियाँ वगैरह, एम्ब्रॉयडरी जो होती है, सिल्क की साड़ियाँ वगैरह, ये बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ की, असम की सिल्क प्रसिद्ध है। और कश्मीर की दोस्तों एम्ब्रॉयडरी प्रसिद्ध है। यहाँ पे देख लीजिए, कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी। और अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो अमीरात में स्थित है। यूनाइटेड जो अबू धाबी कहते हैं, ये अबू धाबी कहाँ है, तो अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात में, UAE जिसको बोलते हैं, UAE बोलते हैं, UAE बोलते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित है, जिसकी मुद्रा दिरहम है। यहाँ पानी से सस्ता पेट्रोल मिलता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि कहाँ से पेट्रोल, ईरान, अबू धाबी, अरब से लाए होगा, तो क्या कहते हैं, वहाँ सस्ता पेट्रोल मिलता है। यहाँ पानी से सस्ता पेट्रोल मिलता है, और खजूर भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। कहाँ, और ये
यूनाइटेड अरब अमीरात में अबू धाबी में ये खजूर भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अब एक लेफ्टिनेंट कमांडर हुई हैं वाहिदा प्रिज्म खान जो थी, यहाँ पे देख लेते हैं। वाहिदा प्रिज्म खान 1972 में ये पैदा हुई थी और इंडियल के नवल सरगम में इन्होंने ज्वाइन किया था। और सी वाज द फर्स्ट वुमेन, वह मतलब पहली महिला थी जिन्होंने भारत की परेड को ज्वाइन किया था। ठीक है, आर्मी फोर्स को, मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी और इन्होंने इसको ज्वाइन किया था। और मेडिकल कॉलेज कहाँ का था? पुणे का। ठीक है, और रहने वाली कहाँ की थी? ये जम्मू कश्मीर के थन्ना मंडी गांव की रहने वाली थी। जम्मू कश्मीर के थन्ना मंडी, यहाँ पे खन्ना नहीं, यहाँ पे थन्ना होता है दोस्तों, थन्ना मंडी जिले की रहने वाली थी। ठीक है, यहाँ पे रीड कर लेना थोड़ा। कहाँ है? लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म परेड को लीड करने वाली पहली महिला बनी, भारत की जो थी पहली महिला बनी। यह जम्मू कश्मीर के थन्ना मंडी, थन्ना होता है दोस्तों, थन्ना मंडी जिले से हैं। एक परेड में 36 कमांडे होती हैं, 36 कमांडे इनको भी आती थी। ठीक है, तिब्बत भाषा आप पढ़ लेते हैं कि किस भाषा में किसको क्या कहते हैं, मम्मी पापा को क्या कहते हैं। तिब्बत भाषा में तिब्बत भाषा जो है कहाँ बोली जाती है? लद्दाख में बोली जाती है। क्वेश्चन में आएगा तिब्बतन भाषा कहाँ बोली जाती है, तो आप कहेंगे लद्दाख में, सीधे ऑप्शन लद्दाख पे टिक करेंगे। तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है, जिसको क्या कहते हैं? भूतती भाषा कहा जाता है। इसमें माँ को अमाले तथा पिता को अबाले कहा जाता है। फिर पॉइंट हैं कुछ, देख लीजिए पॉइंट क्या है। चींटियाँ अपने पीछे एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं। ठीक है, जिसे सुनकर अन्य चींटियाँ उसके पीछे चलती हैं। आपने देखा होगा कि एक चींटी चली तो इस तरीके की सारी चींटियाँ, बीच में अगर कुछ रखो तो अगर तो इधर से घूमकर चींटियाँ इस तरीके से चलती रहेंगी। ठीक है, तो चींटियाँ अपने पीछे एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं, जिसको सुनकर अन्य चींटियाँ उसके पीछे चलती हैं। चींटी तथा बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, ये पूछा जाएगा कि जैसे पूछ लेते हैं कि चींटी तथा बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पूछा जाए। रेशमी कीड़ा अपनी महिला कीड़ा को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से पहचान लेता है। रेशम कीड़ा जो जिसमें हम रेशम प्राप्त करते हैं, वो कीड़ा अपनी महिला को कई किलोमीटर दूर से ही ठीक है, अब देख लेते हैं पॉइंट। मनुष्य जो मच्छर होते हैं मनुष्य के पास कैसे आते हैं? मनुष्य के पास कहते हैं कैसे आते हैं? मच्छर जो होते हैं मनुष्य की गंध तथा तलवे की गर्माहट से ही मनुष्य के पास आते हैं। ठीक है, मच्छर सूंघ कर नहीं आते, बट मच्छर शरीर की गर्माहट। कुत्ते अपने मूत्र के द्वारा एरिया मार्क कर देते हैं, देखा होगा आपने, अगर कुत्ता कहीं पे जा रहा है तो एरिया मार्क कर करके जाता है। देखो यहाँ पे जिस तरीके इसने एरिया मार्क कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें जो मच्छर थे, मच्छर देखो यहाँ पे कैसे आ रहा है, गंध से नहीं, गंध से तथा उसके गर्माहट से आ रहा है। तलवा जिस हमारे तलवे होते हैं, तलवे अगर खुला हो तो मच्छर अक्सर का तलवे पर बैठता है, क्योंकि वो तलवे की गर्माहट से आता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। सांप कब कैसे कहते हैं? सांप को सुनाई देता, सांप को सुनाई नहीं देता। ये दोस्तों तरंगों को फील करता है, आवृत्ति हर्ट्ज में होती है। आवृत्ति को फील करके ही हमारे पास आता है। कैसे आते हैं सांप हमारे पास? सांप कंपन से ही हमारे पास आते हैं या हमसे दूर भागते हैं। स्लोथ भालू जैसा दिखने वाला जानवर है पर भालू नहीं है। कैसा? भालू जैसा दिखने वाला है पर भालू नहीं है। ये देखो ऐसा स्लोथ होता है, बहुत सुस्त होता है दोस्तों। ठीक है, एक दिन में पेड़ पर उल्टा लटक कर 17 घंटे तक सोता है। बताओ, 17 घंटे तक सोता है, पेड़ पर ही सोता है उल्टा लटक कर। एक पेड़ पर 5 साल तक रहता है। 40 की उम्र में 8 पेड़ बदल देता है। एक पेड़ पर अगर 5 साल रहेगा तो 40 की उम्र में जाहिर सी बात है 8 पेड़ बदल देगा। 8 पंचे 40, ठीक, पेड़ बदलता है तथा पेड़ की पत्तियां खाता है यार। ठीक है, और एक हफ्ते में शायद ये पोटी करने के लिए एक हफ्ते में एक बार नीचे उतरता है। इस तरीके का होता है भालू स्लोथ। देखो कैसे पोज दे रहा है और इसी की ये पत्तियां खाता है। छिपकलियाँ पूरे सीजन के लिए सोने चली जाती हैं। जैसे ठंडी होती है, ठंडी में छिपकलियाँ कहीं नहीं दिखाई देती क्योंकि वो पूरे सीजन के लिए ठंडी पर सोने चली जाती हैं। गाय कितने घंटे सोती है? गाय 4 घंटे सोती है। और पाइथन सांप जो होता है कितने घंटे? 18 घंटे सोता है। जिराफ 2 घंटे सोता है। बिल्ली 12 घंटे सोती है। यहाँ देखो, यहाँ पे बिल्ली है, ये बिल्ली रही, बिल्ली 12 घंटे ये सो रही है भाई, 12 घंटे के लिए सो रही है बिल्ली। बिल्ली 12 घंटे सोती है। ठीक, बाघ को रात में बाघ को रात में 6 गुना देख लेता है। यह अपने कान चारों दिशाओं में मूव कर लेता है, अलग अलग आवाज़ें निकालता है। इसकी आवाज़ को हम 3 किलोमीटर की दूर से सुन सकते हैं। बाघ हवा से हरी पत्तियां तथा शिकार से हिली पत्तियों को आराम से पहचान लेता है। अगर शिकार की झाड़ी में है और वो मूव करता है तो उसकी पत्ती की आवाज़, और जो अगर इंसान है या हवा जब हलती है तो उसकी आवाज़, वो दोनों में फ़र्क पहचान जाता है, दोनों में फ़र्क कर लेता है। ठीक है, और पत्तियों का शिकार यहाँ पे पत्तियों नहीं, हिली पत्तियों है। ठीक दोस्तों, पत्तियों से ये देखो शिकार को लिए जा रहा है बाघ। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कुछ भारत में जहरीले सांप भी पाए जाते हैं, उनमें हम देख लेते हैं। भारत में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो कोबरा हो गया, एक कॉमन क्रेट हो गया, एक रसल वाइपर हो गया और एफआईआर। 4 प्रकार के सांप जो होते हैं भारत में जहरीले सांप पाए जाते हैं। सांप
सांप के काटने पर उपचार में जो दवाई बनाई जाती है वह सांप के जहर से ही बनाई जाती है। दवाई का नाम क्या है? डाइमेकारपोल दवाई का नाम है। ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है, सांप के कांटे में प्रयोग की जाती है। ठीक है। फिर मानव शरीर का जो पेट होता है, पेट का टेम्परेचर कितना होता है? पेट का टेम्परेचर 30 डिग्री होता है। मानव शरीर के पेट का टेम्परेचर 30 डिग्री होता है। ठीक। जूस जो भी मानव शरीर के, जैसे अग्नाशय से कोई जूस निकलता है, या आमाशय से जो भी जूस निकलता है, या पित्त रस होता है, ये सारे कैसे अम्लीय, अधिकतर जूस होते हैं ये अम्लीय पाए जाते हैं। ठीक है। अधिकतर जूस अम्लीय पाए जाते हैं। ज़्यादातर चावल ओडिशा के कालाहांडी में जनपद में पाए जाते हैं। वेलक्रो का निर्माण 1948 में जॉर्ज मिस्टर ने किया था। वेलक्रो जो चिपकने में छोटे छोटे हुक के आधार पर किया था। कैसे जानवरों में चिपके जाते हैं, देखा होगा कभी कभी, छोटे छोटे हुक जैसे, इस तरीके के हुक जैसे बने होते हैं, इस तरीके के ये जानवरों में पाए जाते हैं। इस तरीके के उसने जॉर्ज मिस्टर ने इसका निर्माण किया था। ठीक है। अल-बरूनी जो भी था, एक आर्किटेक्चर के बारे में बात कही, और वह कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था, और भारत के आर्किटेक्चर के बारे में बात कही। महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1930 को दांडी मार्च किया था। इसमें गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी के तट तक गए थे, और यह मार्च नमक पर लगने वाले टैक्स के विरोध में था। ठीक है। क्योंकि जैसे छोटे जो मजदूर लोग होते हैं वो नमक बनाते थे, और जो भी उनका शासन था अंग्रेजों का, उन्होंने नमक पर टैक्स लगाया था, टैक्स। ठीक। तो उस टैक्स के विरोध में महात्मा गांधी कहाँ गए थे, क्या किया था? 22 मार्च 1930 को दांडी मार्च किया था। ठीक है दोस्तों, थोड़ा जल्दी में होने के कारण आप लोगों को जल्दी जल्दी मैंने कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अगर इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक छूट रहे हो या कोई पॉइंट छूट रहे हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। वरना इतनी ही वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। सीटेट के एग्ज़ाम में आप यहीं से जितनी भी मैंने दो वीडियो करवाई हैं, दोनों वीडियो में आप यहाँ से 15 नंबर की पेडागोजी आती है, 15 के 15 नंबर आप अच्छे से करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली पेडागोजी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।